गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी नहीं आया। हाँ ठीक है, आ गया। जीवन की वास्तविक शक्ति, और ये कहा जाए जीवन के हर क्षेत्र की वास्तविक शक्ति हमारी इच्छा शक्ति है। आप अंदर से देखिए, इच्छा के आधार पर ही हम अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हैं। पहले मैं एक बात अलग हट करके कहना चाहूंगा। मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था, अगर गाय के अंग भैंस को लगा दिए जाएं और भैंस के अंग गाय को लगा दिए जाएं तो उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए शरीर मात्र एक साधन है। चेतना का वास्तविक स्वरूप उसकी इच्छा शक्ति है, और उसकी इच्छा शक्ति में घुले हुए छुपे हुए जो मनोवेग हैं, मनोवेग क्रोध, शोक, कलह, चिंता आदि, ये उसकी चेतना पर निरंतर काम करते रहते हैं। और इच्छा शक्ति उन्हीं दायरों में मजबूर होकर के अपने काम को करती रहती है। अब मैं दोबारा से एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप जो सोचते हैं और आप जो करते हैं, क्या मर्यादाओं के दायरे में वो आपके साथ बंधा हुआ है? बस इतनी सी बात सोचने का मैं आपको, इतनी बात सोचने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। मानसिक शक्तियां इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं और समय समय पर परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन आता रहता है। आपको केवल एक चीज देखनी है, अपनी इच्छा शक्ति का निरीक्षण करना है। अपनी शक्ति का निरीक्षण करना है। कल ये बताया गया था कि हमको क्या क्या करना है। रीता बेटा, मैंने अभी कहा है कि इच्छा शक्ति विचार नहीं, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके फेफड़े में, आपके इस हाथ में, आपके बाल बढ़ रहे हैं, इनमें वही शक्ति काम करती रहती है।
दीपा फिर से सुन बेटा, तुम कह रही हो दोबारा से बताया जाए, दोबारा बता रहा हूं। ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको हम कहते हैं डीप एंड डम्ब। मैंने पहले बोला था अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो वो गूंगा भी होगा, क्योंकि वो शब्द को जानता ही नहीं है और शब्द को ना पहचानने के कारण उसकी चेतना वाणी पर काम ही नहीं करती है। संसार अगर आपके जीवन में जागृत होता है तो जैसे जैसे इच्छा आपके अंदर जगती है, ये चेतना की क्रियाशीलता है बेटा। इच्छा से ही आपकी शक्ति इस संसार में क्रियाशील होती है और इच्छा के अंदर जैसा प्रभाव होता है, देखिए इच्छा तो परमात्मा की है, संगति के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से जो उस चेतना को प्रभावित करते हैं, आपकी चेतना को। मैंने अभी बोला है बेटा, पहले इस बात को गहराई से सुने और समझें। गाय एक शरीर नहीं है, गाय एक अंग नहीं है, गाय एक गुण है जो चेतना का है। शरीर के कितने ही अंग बदल लीजिए, पर जो जिसका स्वभाव है वो उसकी चेतना पर काम करता है। बोलो बेटा दीपा, बात समझ आई नहीं आई? आप इस पिंड के अंदर बंधी हुई, दीपा इस पिंड के अंदर बंधी हुई उस शक्ति का नाम है जो इसके अंदर कण कण में विराजमान है। बेटा तुम्हारा तो दायरा तुम्हारे शरीर तक है और तुम्हारी इच्छा तक है। इसी आधार पर देखिए परमात्मा का दायरा कितना बड़ा होगा। हाँ बेटा, यही बात मैंने कहा है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं से मतलब ये है, अगर आप अपने मस्तिष्क पर, कल बताया था विचार का उत्पत्ति केंद्र हमारा मस्तिष्क है, जो ज्ञान को लेकर के मन पर जाता है, मन पर। मन को एक शीशा भी कहा गया है, दर्पण। हमारी इच्छा जाकर के दर्पण में क्रियाशील होती है और बेटा कल्पनाएं हम मन से करते हैं। योगेश बोलो बेटा, अभी बात ना समझ आई हो तो पूछिए। मैंने मन को दर्पण कहा है, उसके आगे जैसी आकृति आती है उसको वैसा ही दिखाता है। कमी हमारी इच्छा शक्ति के अंदर आती है, मन भी वैसा ही दर्शाता है। इच्छा में आवेश, आवेग, मनोवेग, मन की कमियां, कमजोरियां पैदा हो जाने के कारण हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मस्तिष्क को परिपुष्ट करने के लिए हमें अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क को देना होगा। बेटा इतनी बात समझ आ रही है? अच्छे विचारों को हमें मस्तिष्क को देना होगा।
मैं दोबारा समझाता हूं बेटा, बात ना पकड़ आई हो तो दोबारा समझिए। आप भोजन करते हैं तो भोजन में जो सुपाच्य तत्व होते हैं वो आपके शरीर में पच करके अपनी ताकत आपके शरीर को देते हैं। बोलो, इतनी बात, इतनी छोटी सी बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक बात बेटा। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है अगर हम विकारों को हटाने में लगेंगे कि ये कमियां मेरे अंदर हैं तो तुम उलझ जाओगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को देखिए, उसका अवलोकन करते रहिए कि ये किस तरह के विचार कर रहा है। उस गलत विचार को हमें अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकना है। अगर वहां पर आपने रुकावट, अब आपको यह साफ हो जाना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक इच्छा शक्ति हूं, एक चुंबक बल है मेरे अंदर जो मानसिक आकर्षण के द्वारा मेरी चेतना पर अपने काम को कर रहा है। मैंने बताई थी 4 अवस्था बेटा। मैंने 4 अवस्थाएं आपको बताई थी। अगर इनको आप करना शुरू करेंगे तो आप अपने वास्तविक स्वरूप, जो मैंने अभी कहा है, आप शरीर नहीं हैं, आपको अपनी चेतना का बोध होगा। ये जो सांसारिक शक्तियां आपके ऊपर काम कर रही हैं ये हटती चली जाएंगी। अतः हमें हर वक्त अपना निरीक्षण करना चाहिए, मस्तिष्क में किस तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। उनको ठहरने का मौका ना दें। साथ ही एक बात और बताई थी, जो विचार पैदा हों उनका निरीक्षण करके अगर वो श्रेष्ठ हैं तो उनको आत्मसात करना चाहिए। मैंने कहा था जब तक विचार अचेतन में नहीं जाएगा, विचार आपके अंदर नहीं समाएगा चेतना में, तब तक जीवन की जो वास्तविक जीवन है उसका स्वरूप कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। और उसको करने के लिए एक साधना कल बताई गई थी। रात को जैसे ही सोने के लिए जाएं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जैसे ही 9 बजते हैं मेरी तो बिजली डाउन हो जाती है। रात को जैसे ही 9 बजते हैं तो आंतरिक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और एक नशा सा छाने लगता है।
तेज कमजोर पड़ जाता है और मन करता है किसी काम को अब नहीं करना। वही समय है कि उस समय, हाँ बेटा, आपको अपना अवलोकन करना है पूरे दिन का। पूरे दिन मैंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, क्योंकि उस समय चेतन निष्क्रिय होने लग जाता है, अचेतन सक्रिय होने लग जाता है। वो रात को सोने का ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है नहीं बेटा, मैंने बताई थी 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, तंद्रा और वो अरे चौथी भी है, अभी याद आएगी बताऊंगा। उन अवस्थाओं में हमें अब उनमें से गुजारना है अपने आप को। शुद्ध उन्नति की भावना, सोते समय शुद्ध उन्नति की भावना अंतर प्रदेश में दृढ़ता के साथ उसको तुरीय अवस्था, उसको उसमें प्रवाहित करना है, उसको उसमें प्रवाहित करना है। तो आपका अपना अंतः प्रदेश जागृत होना शुरू हो जाएगा। आप उस समय सोचिए, विचार करिए, मेरा अंग अंग पुष्ट हो रहा है, ये इच्छा शक्ति है आपकी। मेरा अंग अंग पुष्ट हो रहा है, सामर्थ उच्च और परम शक्तिशाली, उच्च और परम शक्तिशाली बन रही है। आप निरंतर अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें, मैं बन रहा हूं। काम क्रोध आदि मनोविकारों को अपने ऊपर शासन ना करने दें। हाँ बेटा, यही चारों हैं। काम क्रोध लोभ मोह को अपने ऊपर शासन ना करने दें। रात्रि में हमारा अंतर्मन आपको अपनी स्वप्न अवस्था को जागृत करना है पहले चरण में। अगर तुमने उसको जगा लिया तो वो विचारों को पकड़ना शुरू कर देगा और नए नए संस्कारों को ग्रहण करने लगेगा। जिन विचारों को लेकर के आप निद्रा में प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म मन पर, अचेतन मन पर जब वो क्रियाशील होंगे तो एक एक शब्द शक्ति बनता हुआ चला जाएगा।
आपका एक एक शब्द शक्ति से भरा हुआ होगा। और बेटा, जैसे भोजन को आप करते हैं तो उसका स्वाद इंद्रियों के माध्यम से आपकी चेतना को प्रभावित करेगा। दोबारा से कह रहा हूं, आप मिर्च और मसाले जो अपने भोजन में डालते हैं या स्वाद के रूप में मीठा डालते हैं, देखिए अंदर से क्या वो आपकी चेतना को प्रभावित नहीं करता? मिठाई को देख करके इच्छा अपने आप जग जाती है। जो रीता लिख रही है उससे हमारा संकल्प जागृत होता है, अब तो मिठाई खानी है। भोग का संकल्प जब जगेगा तो भोगी कहलाएगा, काम का जगेगा तो कामी हो जाएगा, लोभ का जगेगा तो लोभी हो जाएगा, अहंकार का जगेगा तो आतंकवादी हो जाएगा। देख लीजिए आप, वो अगला चरण है बेटा, वो अगला चरण है जिसको आपने सुसुप्ति लिखा है। वो अवस्था है जिसमें संसार के प्रति आपकी सब इच्छाएं गौण होने लग जाएंगी। वो तब आएगी अवस्था। आपका उस समय किसी विकार के साथ संबंध नहीं रह जाएगा, ना सूक्ष्म रूप में और ना जागृत रूप में। उसके बाद आएगी तुरीय अवस्था। आपकी चेतना का घुलन मिलन, आपको जिस तरह से रोटी खाने में सुख आता है स्थूल शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों उस समय पर काम करते हैं। जो आप सुख लेते हैं उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों काम करते हैं। दृढ़ता जैसे जैसे आपके विचार में आने लग जाएगी, आपके अंदर पुष्टता आने लग जाएगी, आप में इतनी क्षमताएं पैदा हो जाएंगी। आप अपने शरीर के जिस भाग को पुष्ट करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, दृढ़ता पूर्वक अपने ध्यान को उस पर जमा दीजिए और एकाग्र कर दीजिए, अपने आप को उसमें एकाग्र कर दीजिए। उसी अंग में रुधिर का, रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में होने लग जाएगा। और रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में, बेटा उसके पीछे छुपा हुआ जो तथ्य है मैं उसको आपको समझा रहा हूं। जब प्रचुर मात्रा में उसमें रक्त का संचार होगा, रक्त के अंदर हमारी ऊर्जा है, शक्ति है, वो अंग को मिलेगी, अंग विकसित होने लग जाएगा। मस्तिष्क के मध्य में, दोनों कानों के बीच में, भूमध्य भों के बीच में यही स्थान है। मन को एकाग्र यहीं पर करना चाहिए और यहीं से उस अंग को पुष्ट करना चाहिए जो आपका कमजोर पड़ रहा है। एकाग्रता के साथ ये भी सोचना चाहिए कि मस्तिष्क के अणुओं में वृद्धि हो रही है,
मस्तिष्क के अणुओं में वृद्धि हो रही है। जो जो आपकी भावना तीव्र होगी त्यों तो मस्तिष्क का विकास होगा, और मस्तिष्क का विकास होगा तो उसका संचरण विचार के माध्यम से आपकी चेतना में प्रभाव के रूप में उसके ऊपर पड़ता हुआ चला जाएगा। हाँ बेटा, इसको आज्ञा चक्र ही कहते हैं। पहले मैं रुक करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहूंगा, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? जो मैं आपको समझाना, विचार देना चाहता हूं, क्या उसने आपके विचारों को प्रभावित किया? विचार बनकर के जब चेतना खपेगी, हम परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हैं, मां गायत्री का ध्यान करते हैं, तो उनका तेज हमारे इस बिंदु पर आकर के समाहित होने लग जाता है। बेटा, महसूस करने की बात है, महसूस करो। जब विचार आपके अंदर जाएगा और आप उसे अपने किसी चेतना में समाएंगे, तो आपकी उन्नति और जागृति होगी या नहीं होगी? क्या करना है ये मत कहना, अब जो कि अब बता दिया गया है आपको क्या करना है। भाई सब लिखा करिए, तभी एक योगेश लिखता रहता है तो इससे क्या बात बनेगी? आपको जो मैंने समझाया है वो मेरी बात समझ आ गई? ये सिद्धांत है, चेतना को जागृत करने का, शक्तिशाली बनाने का ये सिद्धांत है। अगला जो चरण है उस सिद्धांत को अपनी चेतना में उतारना है। पहले तो यही नहीं लिख रहे आप लोग, आपको समझ भी आया है कि नहीं आया है? योगेश ने लिख दिया, योगेश को आ गया। चलिए, नहीं लिख रहे तो आपकी मर्जी। तो ललिता, क्या आज से आप इस कार्य को करेंगे? मुझे ये बताएं, क्या आज से आप इस कार्य को करेंगे? हाँ, थोड़ा और साफ कर देता हूं। मैंने कहा है, जब आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करेंगे, कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वो विचार मेरी उन्नति में सहायक है या मेरी उन्नति में बाधक है। इतना ज्ञान तो आपके पास है। अच्छे बुरे और विचारों को समझना, ये तो आपकी समझ के दायरे में है या नहीं है? लिखो रीता, जब तुमने सवाल किया तो लिखिए, क्या इतना आपकी समझ के दायरे में है? क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए गलत है? चलिए, मैं और अच्छे और दूसरे रूप से समझा देना चाहता हूं। रीता, एक बात बताओ, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम अपने बेटे को, पति को, बेटी को और सब जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं, क्या तुम उनको भी उसको करने देना चाहोगे?
एक पिता नशा करता है, क्या वो अपने बच्चे को भी उस नशे को सिखाएगा? मेरी समझ से धरती पे कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो अपनी बुराइयों को अपनी संतान को लगाना चाहेगा। तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? अगर खुद नशा आप करते हैं तो क्या अपने बच्चे को रोक सकते हैं? लाडली बेटी, ये आपने कर लिया। मैंने अभी कहा है इस बात को, ललिता इसी तरह से सब बात करो मेरे से। केवल सैद्धांतिक बातों को एक साथ गाने से कुछ नहीं होगा। मैंने अभी आपसे ये कहा है, जब भूमध्य में आपकी चेतना कंसंट्रेट हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो रक्त के अणुओं को आप डाइवर्ट कर सकते हैं उस अंग के अंदर जो विकसित नहीं है, कमजोर है। तो बेटा जो गलत है उसी को तो निकालने के लिए कह रहे हैं। जो मैंने कहा है कमजोरी है ये मेरे मन में, मेरे अंदर कमजोरी है, तो अपनी चेतना का संचरण कमजोरी में कर दें। कमजोर करने के लिए नहीं, बुरे विचार जगाने के लिए नहीं, उन बुरे विचारों को मिटाने के लिए, कमजोरी को मिटाने के लिए। बोलो ललिता, तुमने ये सवाल किया है, बताओ। अरे ये संसार तुम्हारा है, इसके मालिक तुम हो, इसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो तुम्हारे बगैर नहीं होगा। जब हम बुरी सोच सकते हैं तो अच्छी क्यों नहीं सोच सकते? बुरी सोच के बुरे परिणाम, अच्छी सोच के अच्छे परिणाम। बोलो ललिता बेटा, बात मेरी समझ आई नहीं आई? अपनी चेतना को जहां आप लगा देंगे वहीं पर वैसा ही काम करेगी, क्योंकि कर्म तो तुमसे है। बुराइयों के शासन को अपने ऊपर ना होने दें। अपनी अच्छाइयों को जागृत करें। एकाग्रता के साथ साथ आपको ये सोचना है, मस्तिष्क के अणुओं में, ज्ञान के अणुओं में मुझे वृद्धि करनी है। जो जो आपकी भावना तीव्र होगी वो उसी शक्ति का परिणाम होगा। बेटा कैसी बात कही है मैंने? जो जो आपकी इससे आपकी भावना तीव्र होगी, जैसे जैसे तीव्र होगी आपके मस्तिष्क का विकास होने लग जाएगा। एक बात और कह रहा हूं, कल मैंने कहा भी था, कभी भी अपने आप को निठल्ला ना बैठने दें। नहीं तो चेतना के प्रवाह में निकम्मेपन का प्रभाव आ जाएगा, जो आपके अंदर लापरवाही पैदा करेगा। वो लापरवाही टाल मटोल में बदलेगी और फिर आलस आ जाएगा। फिर चेतना के अंदर जड़ता आएगी, जिसको प्रमाद कहते हैं। कल मैंने कहा था,
जब ये चीज आएगी, लापरवाही, टालमटोल, आलस्य और प्रमाद, तो आपके वो रंध्र जो जिंदगी में बाहर लाते हैं, जो बुद्धि के रस को हमारे मन पर बरसाते हैं, वो सूखने लग जाएंगे। अगर वो सूख गए, धरती में पानी नहीं रहा, तो धरती किसी भी पौधे को जन्म नहीं दे पाएगी, सारी दुनिया उजड़ जाएगी, आपकी दुनिया सारी उजड़ जाएगी। समय चिंता के विचार को छोड़ करके बीते हुए कल के कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आने वाले कल की परेशानियों को देखते हुए अपनी कल्पित सामर्थ्य को और अपनी इच्छा शक्ति को क्षरण होने से बचाएं। क्षरित होने से बचाएं। नवीन रचनात्मक विचारों को जो आपके अंदर उद्भूत होते हैं, उनका सहर्ष स्वागत करिए। अपने हृदय पटल पर उन्हें अंकित करिए। एक बात का ध्यान रखना, हम ये कार्य नहीं कर सकते। हाँ सुदेश बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो नींद आती है, ये प्रमादवश आती है। हमारा जो मन है जब उससे ग्रसित हो जाता है, तो इच्छा शक्ति उसकी गति बंद कर देती है और हमें नींद आने लग जाती है। उसके लिए सबसे अच्छा एक ही साधन है, सारे चिंतन को छोड़ करके सो जाना चाहिए। और जब जागरण हो तो फिर सोना नहीं चाहिए। जब जगो तो करो और जब नींद आए तो सो जाओ। कभी तो विकार बाहर निकलेगा। श्वेता देख लो बेटा, कैसी बात कही लिखी है तुमने, पर ये लिखने के लिए नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए है। अगर चेतना निष्क्रिय हुई तो जीवन भी निष्क्रिय हो जाएगा। अब तुम्हें निष्क्रिय तो है, कमजोरियां तो हैं, कमियां तो हैं, हमें उनको हटाना है। जी ललिता, यही करना है। हमारा दोष ही हमें विकसित होने से रोकता है। एक भाग हमारा सक्रिय हो गया जो संसार के अंदर है, और वो पाप ही पाप, बुराई बुराई आपके ऊपर डाल रहा है। देखिए अच्छे से, अचेतन को जागृत करना है, वो दूसरा पार्ट है। हाँ बेटा संदीप, यही बात है। यही बात है। विषय बहुत छोटा नहीं है।
बेटा, रात को तो निरीक्षण करना है, पर चिंतन तो सारा दिन चलता है। इच्छा शक्ति तो सारा दिन काम करती है, इसलिए उसका बार बार निरीक्षण किया जाए। बुरे विचार तो नहीं आ रहे? हाँ बेटा रीता, आलस आ रहा है तो सो जाइए, निकम्मेपन को बिल्कुल ना आने दें। तुम एक बात जानते हो बेटा, निष्क्रिय व्यक्ति को पंगु कहते हैं, पंगु। तो क्या आप अपने आप को पंगु बनाना चाहेंगे? अच्छा लगेगा आपको? यदि एक एक कर सब आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया तो जिसकी जैसी विशेषताएं हैं वो अपनी विशेषताओं को जागरण करने लग जाएगा। जागरण की गति जब शुरू हो गई तो पुष्टता, परिपक्वता, निपुणता, सरलता, ये सब गुण आपके जीवन में पैदा हो जाएंगे। बेटा, बढ़ चढ़ करके अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने में हम लोग करते हैं, या अपनी विद्वत्ता दूसरे के ऊपर प्रभाव के रूप में डालने के लिए करते हैं। जी ललिता, ये भी बात ठीक है जो रीता ने लिखा, ये सब कहें मैं पंगु नहीं हूं, मैं पंगु नहीं हूं। अपनी उन्नति करने के लिए इस तन के अंदर आई हूं। पंगु का मतलब है जिसमें दोनों पैर जिसके ना हो, जिसके दोनों पैर ना हो उसको पंगु कहते हैं। बताइए वो कैसे चलेगा? बेटा, समय तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मजबूरी में यहीं रोकना पड़ेगा। आगे की बातें आगे फिर समझाऊंगा, परंतु मेरी अच्छा एक है। हाँ बेटा, ये आगे की बात है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरी लाडली, कोई नहीं रोक सकता। दीपा, तुझसे बहुत उम्मीद है मुझे। शाबाश, मेरा एक एक बच्चा मेरा एक एक हीरा है बेटा। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए छोटे से मैं कह करके एक बात को कहना चाहूंगा। मैंने शायद आपको पहले अपने जीवन का एक किस्सा बताया भी था। जिस दिन मेरी नौकरी लगी थी और मेरे हाथ में लेटर मिला था, मैंने बगैर किसी साधन का प्रयोग किए हुए लेटर लेते के साथ ही इतनी तेज दौड़ा कि मुझे नहीं पता मेरे पैर जमीन पर पड़ रहे थे नहीं पड़ रहे थे, मेरी सांस फूल रही थी नहीं फूल रही मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर एक गुण पैदा हो रहा था, जितनी जल्दी हो सके जाकर के अपने माँ बाप के हाथ में इसको दे दीजिए, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। जिस दिन ये चीज आपके अंदर जग गई, मैं भी गुरुदेव को ध्यान में रख करके ही ये जो कुछ भी कर रहा हूं, ये मेरा धर्म और फर्ज मान करके कर रहा हूं।
और किसके लिए कर रहा हूं? परम पूज्य गुरुदेव के लिए कर रहा हूं, वंदनीय माता जी के लिए कर रहा हूं कि मैं इस अपनी कमाई को उनकी झोली में डाल सकूं। माँ पिता मैंने अपने जीवन में ये कमाया है, मैं उनको दे सकूं। बस यही बात हो, तुम्हारे अंदर भी यही बात हो, एक ऐसा जज्बा हो, संकल्प हो, मैं करके दिखाऊंगा। बेटा सर्टिफिकेट या नौकरी का लेटर तो मेरे ही काम आया, पर मेरे पिता को कितना बड़ा बोझ उतरा होगा जब उनके हाथ में लेटर आया कि आज मेरा बहुत बड़ा काम पूरा हो गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमें एक एक को आगे बढ़ना है। मैंने बहुत कहा है आपसे, अपने अपने ग्रुप बनाओ, इसको संगतिकरण कहते हैं। उससे आगे बढ़ने की साहस पैदा होता है, साहस पैदा होता है। चलिए अब समापन करता हूं, नहीं तो आप लोगों का समय ज्यादा ले रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा हम में से हर किसी का एक प्रभाव होता है। जैसे अभी ललिता ने लिखा है, अपने गुरु का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अच्छे काम करते हुए देख करके गुरु गदगद हो जाता है। जब गदगद हो जाता है तो वो फूला नहीं समाता है, फिर उसको अंतर भावना से दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, और वो फलता फूलता है। हमें एक ललक अपने अंदर से जागृत करनी है। हमें अपने गुरु के लिए कुछ करना है। एक जज्बा, एक जुनून को जगाना है। बाकी कल समझाऊंगा। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। कल की तैयारी, आज के काम को आज ही पूरा करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है। आज की बात संपन्न।